तो फाइनली दोस्तों आपका इंतजार खत्म हुआ और मशीन लर्निंग का वन शॉट वीडियो टॉप 8 क्वेश्चन के साथ और इस क्वेश्चन के प्रॉपर आंसर के साथ ये वीडियो सीरीज में आपके लिए हाजिर हूं। और ये वीडियो सीरीज में आपका पूरा का पूरा आठों क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझाया जाएगा और इसके जो नोट्स हैं, इसके नोट्स के जो पीडीएफ हैं आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल रहे होंगे, तो आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा। वहां पे आप फाइल के सेक्शन में जाइएगा, वहां पे आपको इसके जो फाइल्स रहेंगे पीडीएफ या फिर अगर इसका इमेज रहेगा तो इमेज भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे टॉपिक को समझ के जाइएगा, एक एक लाइन एक एक पॉइंट को बहुत अच्छी तरीके से मैं समझाऊंगा। और जो भी क्वेश्चन यहाँ पे आठों बताया गया है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एक एक लाइन को मैं बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा और बहुत बेहतरीन नोट्स है। और इस नोट्स को कहीं ना कहीं बेहतर तरीके से तैयार किया गया है बाय द हेल्प ऑफ इंटरनेट, बाय द हेल्प ऑफ एआई। ओके, तो बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत अच्छी तरीके से तैयार करने की मैंने कोशिश की है। तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाना है, जिससे कि अगर आपको कोई नोट्स वगैरह एक्सेस करना है तो आप डायरेक्टली टेलीग्राम के माध्यम से मुझसे कांटेक्ट करके नोट्स एक्सेस कर सकते हैं। ये तो आपका मशीन लर्निंग का है, लेकिन आने वाले वीडियोस में आपको अलग अलग सब्जेक्ट के रिगार्डिंग वीडियोस देखने को मिलेंगी, तो बने रहिएगा। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी को इंक्रीज कर लीजिएगा क्योंकि थोड़ी सी चीजें आपको हो सकती है छोटी छोटी लगे, है कि नहीं, क्योंकि एक इमेज को मैंने एक स्लाइड पे ऐड करने की कोशिश की है ताकि ज्यादा आपके लिए चीजें कॉम्प्लेक्स ना हो और आप एक ही इंटरफेस पे पूरे क्वेश्चन को देख पाए, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन हमारे पास इंटरफेस पे नजर आ रहा है दोस्तों, आप देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है व्हाट इज मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग क्या है। और इसी के अंदर कह रहा है कि एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग विद सुटेबल एग्जांपल्स, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे पॉइंट कह रहा है, बहुत अच्छी तरीके से देखिए किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया है इसको। ये पूरा क्वेश्चन नंबर 1 का पूरा आंसर आपके इंटरफेस पर नजर आ रहा है। अगर आपको चाहिए कि आप 7 में से 7 नंबर लाना चाहते हैं तो आपको पूरा का पूरा ये डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा जिस तरीके से यहाँ पे लिखी गई है। तो आइए हम इसे समझते हैं। कह रहा है कि मशीन लर्निंग इज अ ब्रांच ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट इनेबल कंप्यूटर्स टू लर्न फ्रॉम डेटा एंड इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम। यानी मशीन लर्निंग किसका ब्रांच है? एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ब्रांच है जो कंप्यूटर को इनेबल करता है कि वो डेटा से चीजों को क्या कर पाए, सीख पाए और वो अपने परफॉर्मेंस को भी इंप्रूव कर पाए बिना किसी प्रोग्रामिंग के। समझ पा रहे हैं आप लोग? यानी प्रोग्रामिंग की जरूरत ना पड़ेगी और वो अपने परफॉर्मेंस को बाय द हेल्प ऑफ जो आपका डेटा है उस डेटा से चीजों को सीखे और उसके अकॉर्डिंग अपने परफॉर्मेंस में जो है वो इंप्रूवमेंट कर सके। क्लियर है? पहला पॉइंट आपका कंप्लीट हुआ कि मशीन लर्निंग होता क्या है, कंप्लीट। दूसरा पॉइंट हमारा है टाइप ऑफ मशीन लर्निंग। यहाँ पे देखिए टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग ये लिखा है जिसमें 3 टाइप के मशीन लर्निंग दिए गए हैं। पहला आपका है सुपरवाइज लर्निंग, दूसरा है अनसुपरवाइज लर्निंग, तीसरा आपका है रेनफोर्समेंट लर्निंग, ठीक है। तो सुपरवाइज लर्निंग क्या है? कह रहा है कि द मॉडल इज ट्रेंड यूजिंग लेबल डेटा, यानी इसके अंदर जो मॉडल है आपके वो किसके द्वारा ट्रेंड होते हैं? वो एक लेबल डेटा के द्वारा ट्रेंड होते हैं जिसके अंदर इनपुट रहेंगे और एक करेक्ट आउटपुट रहेगा। क्लियर? इट लर्न्स द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, यानी ये क्या करता है, ये जो आपके इनपुट और आउटपुट के बीच के जो रिलेशनशिप है ना उनसे चीजों को ये सीखता है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक इनपुट फीचर दिया गया, आप देखिएगा कुछ यहाँ पे छोटे छोटे बबल्स आपको दिख रहे होंगे। मॉडल यहाँ पे दिया गया यानी ट्रेनिंग प्रोवाइड किया गया, तो इनपुट का प्रेडिक्शन उसने कर लिया कि ये क्या है, एक ट्रायंगल है। समझ रहे हैं आप लोग? जैसे एग्जांपल देखिए, ईमेल स्पैम डिटेक्शन, यानी किस प्रकार का ईमेल आपके स्पैम के फोल्डर में जाएगा। या फिर हाउस का प्राइस प्रिडिक्शन, जैसे आज मान लीजिए कि हाउस का प्राइस किसी एरिया में कुछ है लेकिन आने वाले 10 साल के बाद हाउस का प्राइस क्या होगा, कुछ अलग होगा, है कि नहीं। स्टूडेंट रिजल्ट प्रिडिक्शन, यानी स्टूडेंट का रिजल्ट क्या आएगा। जैसे आप एग्जामिनेशन देंगे तो 2 ही पॉसिबिलिटी है, या तो आपका बैक लगेगा या तो आपके सब्जेक्ट क्लियर होंगे, यही ना है। तो ये आपके सुपरवाइज लर्निंग के अंदर आते हैं और इसके अंदर एल्गोरिथम जो यूज होता है वो यूज होता है लीनियर रिग्रेशन का, लॉजिस्टिक रिग्रेशन का और डिसीजन ट्री का और सपोर्ट वेक्टर मशीन का, ठीक है। तो ये पहला टाइप था। दूसरा टाइप हमारा है अनसुपरवाइज लर्निंग। इसके अंदर कह रहा है कि द मॉडल इज ट्रेंड यूजिंग अनलेबल डेटा, यानी इसके अंदर जो मॉडल है वो मॉडल आपके एक अनलेबल डेटा के द्वारा क्या होते हैं, ट्रेंड होते हैं। एंड ये फाइंड करता है हिडन पैटर्न्स को और ग्रुप को डेटा के अंदर, यानी इट फाइंड्स द हिडन पैटर्न्स और ग्रुप इन डेटा, यानी जो भी छुपे हुए पैटर्न्स होते हैं उनको फाइंड करने का ये काम करता है। जैसे इनपुट देखिए, यहाँ पे क्या है, एक अनलेबल इनपुट है, अनलेबल डेटा है आपका। यहाँ पे मॉडल ट्रेनिंग दे दिया गया तो यहाँ पे आउटपुट क्या है, क्लस्टर एंड ग्रुप के रूप में बन गए। जैसे 4 का ग्रुप अलग हो गया, ये ग्रुप अलग हो गया, ये ग्रुप अलग हो गया। तो ये प्रॉपर आपके सारे फिगर्स वगैरह सारी चीजें आपको लिखनी है, ऐसा नहीं कि आधा अधूरा चीजों को लिखना है। इसीलिए वीडियो सीरीज में बना रहा हूं, बनाने का कोई पर्पस नहीं था लेकिन मैंने सोचा कि एट द लास्ट पॉइंट आपको चीजें ये प्रोवाइड करा दी जाए, ठीक है।
अगर एग्जांपल्स की बात करें तो कस्टमर का सेगमेंटेशन, मार्केट बास्केट एनालिसिस, न्यूज आर्टिकल क्लस्टरिंग, ये सारे क्या है इसके एग्जांपल्स है अनसुपरवाइज लर्निंग के। और इसके अंदर एल्गोरिथम के मींस क्लस्टरिंग एल्गोरिथम, हायरार्किकल क्लस्टरिंग, एप्रियोरी एल्गोरिथम यूज होता है। ठीक है, दूसरा हमारा कंप्लीट। अगला हमारा टाइप है रेनफोर्समेंट लर्निंग। इसके अंदर कह रहा है कि एन एजेंट लर्न्स बाय इंटरेक्टिंग विद द एनवायरनमेंट, यानी इसके अंदर जो एजेंट्स होते हैं वो इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करके चीजों को सीखते हैं, यानी इन्वायरमेंट से वो चीजों को सीखते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट कह रहा है कि इट रिसीव रिवॉर्ड फॉर द करेक्ट एक्शन एंड पेनाल्टीज फॉर द रॉन्ग एक्शन, यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर आपका काम बेहतर रहा, यानी करेक्ट इंफॉर्मेशन अगर मिला, करेक्ट एक्शन परफॉर्म किया तो उसके अकॉर्डिंग रिवॉर्ड मिलेगा। अगर करेक्ट एक्शन परफॉर्म नहीं हुआ तो उसके अकॉर्डिंग जो उनके पेनाल्टीज हैं वो उनकी दी जाएंगी। ठीक है, और इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि मैक्सिमाइज कर पाए हम टोटल रिवॉर्ड को, यानी हम टोटल रिवॉर्ड को मैक्सिमाइज कर पाए। जैसे यहाँ पे एजेंट है, इन्वायरमेंट है, तो एजेंट आपका एक्शन करेगा इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, तो इन्वायरमेंट में आपका क्या करेगा, जैसे यहाँ से एजेंट को रिवॉर्ड प्रोवाइड होगा, है कि नहीं। तो ये चीजें हैं, जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार हो गया, आपके रोबोट नेविगेशन हो गए, गेम प्लानिंग हो गया। ठीक है ना, और इसके अंदर जो एल्गोरिथम है वो क्यू लर्निंग, डीप क्यू नेटवर्क यूज होता है। ठीक है, अब आता है कंपैरिजन, क्योंकि देखिए अगर हम डिफरेंस लिख रहे हैं तो हमारे लिए चीजें और भी ज्यादा बेहतर हो जाएंगी। तो डिफरेंस भी दिया गया है, जैसे यहाँ पे आपके फीचर्स दिए गए हैं, इसमें आपका अनसुपरवाइज, सुपरवाइज्ड और रेनफोर्समेंट दिया गया है। ठीक है, तो डेटा की बात करें तो ये यूज करता है लेबल डेटा को, ये यूज करता है अनलेबल डेटा को, एंड ये लर्न करता है यूजिंग द रिवॉर्ड एंड पेनाल्टीज के अकॉर्डिंग। ठीक है, गोल की बात करें तो ये प्रेडिक्ट करता है आउटपुट को, ये फाइंड करता है पैटर्न्स एंड ग्रुप को, एंड ये लर्न करता है बेस्ट एक्शन को। ठीक है, फीडबैक की बात करें तो ये प्रोवाइड करता है फीडबैक को, ये कोई भी फीडबैक प्रोवाइड नहीं करता, एंड ये फीडबैक रिवॉर्ड एंड पेनल्टीज के रूप में हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल है स्पैम डिटेक्शन, यहाँ पे क्लस्टरिंग सेगमेंटेशन, सेल्फ ड्राइविंग कार, और इसके एल्गोरिथम भी आपके सामने यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा टाइप हो गया, मशीन लर्निंग क्या होता है, टाइप क्या होता है। लेकिन क्यों ना हम इसके अंदर एप्लीकेशन भी यूज कर दें, है कि नहीं, जिससे एग्जामिनर एक भी नंबर हमारा ना काटे। समझ रहे हैं आप लोग। तो एप्लीकेशन इसके दिए गए हैं, जैसे फेस रिकॉग्निशन के अंदर हम इसका यूज करते हैं, जैसे फेस का रिकॉग्निशन होता है ना, फेस लॉक वगैरह होता है, स्पीच रिकॉग्निशन, रिकमेंडेशन सिस्टम जैसे नेटफ्लिक्स, यूट्यूब या फिर कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप यूज कर रहे हैं, आप जिन चीजों को देखते हैं उसी के अकॉर्डिंग रिकमेंडेशन आपको मिलने लगता है बाय द हेल्प ऑफ दिस। ओके, मशीन लर्निंग के अकॉर्डिंग फ्रॉड डिटेक्शन, मेडिकल डायग्नोसिस, सेल्फ ड्राइविंग कार, स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ये सारी चीजें। ठीक है, अगर हम इसके एडवांटेजेस की बात करें तो ये प्रेडिक्शन की एक्यूरेसी को इंप्रूव करता है, ये ऑटोमेट करता है डिसीजन मेकिंग को, एंड ये हैंडल करता है लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को। ठीक है, एंड ये यूज होता है अलग अलग रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन के अंदर, और ये मदद करता है डिस्कवर करने के लिए हिडन पैटर्न्स को। ठीक है, फाइनल कंक्लूजन आपको दिया गया है, कंक्लूजन आप देख सकते हैं, कह रहा है कि मशीन लर्निंग इनेबल्स कंप्यूटर टू लर्न फ्रॉम डेटा एंड मेक इंटेलिजेंट डिसीजन, यानी जो आपका मशीन लर्निंग है वो डेटा को क्या करता है, इनेबल कर पाता है, जिससे कि वो इंटेलिजेंट अपने जो है उसको डेवलप कर पाए। ठीक है ना, वो एनवायरमेंट से चीजों को सीख पाए। एंड इसके 3 टाइप्स होते हैं, सुपरवाइज, अनसुपरवाइज, रेनफोर्समेंट, एंड वाइडली यूज्ड होते हैं ये, जिससे कि हम सॉल्व करते हैं रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को इफेक्टिवली। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था। आई होप क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 आपका दिया हुआ है, कह रहा है कि एक्सप्लेन द ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम एंड डिस्कस इट्स वर्किंग, लर्निंग रेट एंड हाउ इट इज यूज्ड टू मिनिमाइज द लॉस फंक्शन, यानी हमें एक्सप्लेन करना है कि ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम क्या होता है, ये कैसे काम करता है, लर्निंग रेट क्या होता है, और ये किस तरीके से यूज किया जाता है लॉस फंक्शन को मिनिमाइज करने के लिए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला यहाँ पे दिया है ग्रेडियंट डिसेंट, जिस तरीके से दोस्तों दिया गया है सेम टू सेम आपको उसी तरीके से लिखना है, प्रॉपर फिगर डायग्राम को अच्छी तरीके से बनाना है। ठीक है, तो कह रहा है ग्रेडियंट डिसेंट इज एन optimized algorithm used to minimize the cost function by iteratively updating the parameter in the direction of the negative gradient, यानी gradient descent जो है एक प्रकार का ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम है जिनका यूज किया जाता है मिनिमाइज करने के लिए कॉस्ट फंक्शन को। किसके द्वारा, जब हम बार बार चीजों को अपडेट करते हैं उससे वो चीजें मिनिमाइज हो जाती हैं इन द डायरेक्शन ऑफ निगेटिव ग्रेडियंट। ठीक है, अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है ग्रेडियंट डिसेंट का, तो ये फाइंड करता है वैल्यू ऑफ पैरामीटर थीटा को जो मिनिमाइज करता है कॉस्ट फंक्शन जे ऑफ थीटा को। ठीक है, क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे इसका मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन आपके सामने दिया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे। फिलहाल हम वर्किंग एल्गोरिथम की बात कर लेते हैं। ठीक है ना, वर्किंग यहाँ पे दिया हुआ है, इट स्टार्ट विद द इनिशियल पैरामीटर थीटा नॉट, यानी ये एक इनिशियल पैरामीटर थीटा नॉट के अकॉर्डिंग स्टार्ट होता है, एंड इसके अंदर हम कैलकुलेट करते हैं ग्रेडियंट को ऑफ द कॉस्ट फंक्शन जे थीटा विथ रिस्पेक्ट टू ईच पैरामीटर। ठीक है, तीसरा हम अपडेट करते हैं पैरामीटर को इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द ग्रेडियंट,
यहाँ पे डी थीटा किसके इक्वल होगा, थीटा ओल्ड माइनस अल्फा एंड जो आपका डिफरेंस ऑपरेटर जे ऑफ थीटा ओल्ड के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये फॉर्मूलाज हैं जिनको लिखना जरूरी है आपके लिए। और उसके बाद स्टेप 2 और थर्ड रिपीट होंगे कब तक, जब तक कन्वर्जेंस नहीं हो जाता, यानी वेयर द चेंज इन जे थीटा इज वेरी स्मॉल, तब तक। ठीक है ना, यहाँ पे एक रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ऊपर आपका वर्टिकली जो है जे थीटा है और हॉरिजॉन्टली आपका थीटा दिया है। यहाँ पे आपका थीटा नॉट 1 2 3 एंड अप टू थीटा मिनिमम। और यहाँ पे एक ग्राफ प्लॉट किया गया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपका इनिशियल रेट है, ये आपका क्या है, मिनिमम कॉस्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन दिया गया है, कह रहा है कि लेट जे ऑफ थीटा टू बी द कॉस्ट फंक्शन, यानी जे ऑफ थीटा को कॉस्ट फंक्शन मान लिया गया है। और आपका ये जो है आपका वी और उसके ऊपर बार और जे थीटा दिया है, वो आपका ग्रेडियंट है जे थीटा का। अल्फा आपका लर्निंग रेट है जो स्टेप साइज के अकॉर्डिंग काम करेगा। और अगर हम अपडेट रूल की बात करें तो रूल यहाँ पे अपडेट होता है, जो कि आपके सामने यही वाला वैल्यू दिया है, ओल्ड थीटा माइनस अल्फा जे और थीटा ओल्ड। ओके, जहां पे आपका ये न्यू क्या है, एक अपडेटेड पैरामीटर है, ये आपका करंट पैरामीटर है, ये आपका ग्रेडियंट है एट द करंट पैरामीटर, और ये आपका अल्फा जो है लर्निंग रेट है, जिसका वैल्यू 0 और 1 के बीच रहेगा। ठीक है, अब लर्निंग रेट क्या होता है, अल्फा क्या होता है, तो यहाँ पे दिया गया है, कह रहा है कि इट डिटरमाइंस द स्टेप साइज विल मूविंग टुवर्ड्स द मिनिमम ऑफ द कॉस्ट फंक्शन, यानी ये डिटरमाइन करता है स्टेप साइज को जब हम एक मिनिमम कॉस्ट फंक्शन के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, मूव करते हैं। ठीक है, जैसे लर्निंग रेट की बात करें, अगर रेट काफी ज्यादा रहा तो ओवर शूट द मिनिमम, यानी मिनिमम ओवर शूट होगा, एंड मे नॉट कन्वर्ज एंड कैन डाइवर्ज। ओके, यानी ये डाइवर्ज हो सकता है, ठीक है, कन्वर्ज नहीं हो सकता। तो इसका भी एक ग्राफ दिया गया है, इसको बनाने की जरूरत है आपको। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि छोड़ना है। जब टू स्मॉल रहा यानी अल्फा इज वेरी लो, तो कन्वर्जेंस जो होगा वो स्लोली होगा एंड टेक मोर टाइम टू रीच मिनिमम, यानी ज्यादा टाइम लेगा ये मिनिमम पर रीच करने के लिए। और इसके सामने इसका ग्राफ प्लॉट किया गया है। ठीक है, अगला हमारा है प्रॉपर वैल्यू, यानी जब आपका अल्फा क्या हो, ऑप्टिमल हो, तो कन्वर्जेंस फास्टर होगा और रीच करेगा मिनिमम स्मूथली। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे स्मूथली क्या कर रहा है, पहुंच रहा है वहां पे। अब आता है कि हाउ इट इज यूज टू मिनिमाइज द लॉस फंक्शन, यानी आखिर कैसे इसका हम यूज लॉस फंक्शन को मिनिमाइज करने के लिए करते हैं। तो पहला पॉइंट इसके अंदर कह रहा है कि ग्रेडियंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम इंक्रीज, यानी जो ग्रेडियंट है वो मैक्सिमम इंक्रीज के डायरेक्शन को क्या करता है, प्रोवाइड करता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट कह रहा है कि बाय मूविंग द ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी ऑपोजिट डायरेक्शन को मूव करके, यानी नेगेटिव ग्रेडियंट को यूज करके हम उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, एंड वी मूव टू आउट द मिनिमम। And third is that repeating this process reduce the value of j theta step by step until we reach its minimum, यानी हम j थीटा के वैल्यू को बार बार रिपीट करके रिड्यूस करते रहेंगे जब तक आपका इसका जो वैल्यू है वो मिनिमम नहीं हो जाता। तो ये आपके क्या है, प्रोसेस है जिससे कि हम मिनिमाइज कर सकते हैं लॉस्ट फंक्शन के। ठीक है, अब यहाँ पे स्टॉपिंग क्राइटेरिया दिया गया कन्वर्जेंस का, जब आपका वैल्यू j थीटा मिनिमम हो जाता है तो हम इस क्राइटेरिया को स्टॉप कर देंगे। जब आपका चेंज ऑफ j थीटा बिटवीन द आइटरेशन इज लेस देन अ स्मॉल थ्रेड ई, एंड जब आपका नंबर ऑफ आइटरेशन रीच करता है मिनिमम लिमिट को तब, मैक्सिमम लिमिट को तब। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ की पॉइंट दिए गए हैं जिनको पता होना जरूरी है आपको, ये सारी चीजों को लिखना है इस आंसर के लिए। ठीक है ना, कह रहा है ग्रेडियंट डिसेंट इज यूज्ड टू इन लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन एंड न्यूरल नेटवर्क एक्सेट्रा, यानी जो ग्रेडियंट डिसेंट है इनका हम यूज लीनियर रिग्रेशन के अंदर, लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर, न्यूरल नेटवर्क के अंदर करते हैं। और ये एक प्रकार का इटरेटिव एल्गोरिथम है, एंड ये हमेशा मूव करता है टुवर्ड द मिनिमम ऑफ द कॉस्ट फंक्शन, एंड ये प्रॉपर लर्निंग रेट इज इंपॉर्टेंट फॉर इफिशिएंसी। ठीक है, और इसका एक एग्जांपल आपके सामने दिया गया है, कहाँ यूज होते हैं ये, तो ये लीनियर रिग्रेशन के लिए, लॉजिस्टिक रिग्रेशन के लिए, न्यूरल नेटवर्क के लिए फॉर द बैक प्रोपोगेशन, सपोर्ट वेक्टर मशीन में एंड डीप लर्निंग मॉडल्स में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का पूरा आंसर था। आई होप क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है दोस्तों, व्हाट इज बैक प्रोपोगेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन, एंड एक्सप्लेन द ट्रेनिंग प्रोसेस ऑफ अ मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क, यानी हमें मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क के अकॉर्डिंग इसके ट्रेनिंग प्रोसेस को एक्सप्लेन करना है। तो बारी बारी से हम देखते हैं चीजों को, थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी को इंक्रीज रखिएगा आप लोग, ताकि चीजें आपके लिए क्लियर दिखाई दें। बैक प्रोपोगेशन आपके पूरे हेडिंग में आपके यहाँ पे दिख रहे होंगे, आइए समझते हैं। कह रहा है कि बैक प्रोपोगेशन इज अ सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम यूज्ड टू ट्रेन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, यानी बैक प्रोपोगेशन एक प्रकार का सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम है जिसका यूज किया जाता है ट्रेन करने के लिए आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को। ठीक है, यानी आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करने के लिए हम बैक प्रोपोगेशन का यूज करेंगे। ठीक है, इसी के अंदर दूसरा पॉइंट कह रहा है कि इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडियंट डिसेंट, यानी ये ग्रेडियंट डिसेंट के प्रिंसिपल पे आधारित है, एंड इट कैलकुलेट्स the error at the output layer and propagate its backward
टू अपडेट द वेट एंड बेस इन द ऑर्डर टू मिनिमाइज द एरर। यानी ये कैलकुलेट करता है एरर को कहां पे, आउटपुट लेयर पे, एंड प्रोपोगेट करता है उसको बैकवर्ड में फ्रॉम आउटपुट टू द इनपुट लेयर, यानी आउटपुट से इनपुट लेयर की तरफ ये उस चीज को दोबारा रिप्लेस करता है टू द अपडेट द वेट एंड बेस इन द ऑर्डर टू मिनिमाइज एरर। यानी एरर को मिनिमाइज करने के लिए ये अपडेट करता है वेट को फ्रॉम बेस इन फ्रॉम बैकवर्ड टू द अपडेट। ओके, क्लियर है। अब यहाँ पे एक आर्किटेक्चर दिया गया है मल्टी लेयर, सॉरी पहले हम इसको समझ लेते हैं स्टेप क्या होगा इसका। इसका स्टेप समझिए, यहाँ पे दिया गया है स्टेप, इनिशियलाइज करेंगे सारे वेट W को और बेसिस B को विद द स्मॉल रैंडम वैल्यू। ओके, दूसरा हम फीड करेंगे इनपुट डेटा को टू द इनपुट लेयर एंड परफॉर्म करेंगे फॉरवर्ड प्रोपोगेशन को टू द ऑब्टेन द आउटपुट, यानी आउटपुट को ऑब्टेन करने के लिए हम इस चीज को परफॉर्म करेंगे। थर्ड में हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे एरर को एट द आउटपुट लेयर यूजिंग द कॉस्ट एंड लॉस फंक्शन, यानी कॉस्ट एंड लॉस फंक्शन को यूज करके हम इसके एरर को यूज करेंगे या कैलकुलेट करेंगे। चौथा स्टेप हम परफॉर्म करेंगे बैक प्रोपोगेशन को, यानी कैलकुलेट करेंगे एरर टर्म्स को एट द आउटपुट लेयर एंड प्रोपोगेट करेंगे एरर बैकवर्ड को टू द हिडन लेयर एस एंड अपडेट करेंगे किस चीज के लिए, अपडेट करेंगे वेट को एंड बेस को यूजिंग द ग्रेडियंट डिसेंट एंड रिपीट करेंगे स्टेप सेकंड एंड फोर्थ फॉर ऑल द ट्रेनिंग पैटर्न्स अंटिल द एरर इन मिनिमम और कन्वर्जेंस इज अचीव्ड। यानी जब तक एरर आपका मिनिमम और कन्वर्जेंस हमें मिल नहीं जाता तब तक हम स्टेप नंबर 2 से लेके 4 तक का जो प्रोसेस है उसको रिपीट करते रहेंगे। यहाँ पे इसका डायग्राम दिया गया है, आप इसको देखिएगा, ये सारे डायग्राम बनाने हैं। यहाँ पे आपका आर्किटेक्चर है मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क का, इनिशियल इनपुट लेयर आपका है, ये हिडन लेयर है जिसे एस से डिफाइन किया गया, ये आपका आउटपुट लेयर है। यहाँ पे x1 x2 x3 अप टू xn है, यहाँ पे आपका डॉट डॉट देके फिर y1 y2 y2 अप टू yn। ओके, और यहाँ पे b1 b2 दिया गया और सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है, आपको सिमिलर इसी तरीके से कनेक्ट करने हैं। ठीक है, ये आपका जो है इनपुट है टू द हिडन वेट एंड ये आपका हिडन टू द आउटपुट वेट है, और ये डॉटेड लाइन जो है वो आपका बेस कनेक्शन है। ठीक है, आपको बता दिया गया कौन सी चीजें क्या है। ओके, तो पहला हमारा आता है फॉरवर्ड प्रोपोगेशन। क्या होता है इसके अंदर, देखिए इनपुट लेयर, हिडन लेयर और आउटपुट लेयर, यानी इसके अंदर चीजें इनपुट लेयर से निकल के हिडन लेयर में जाएंगी, हिडन लेयर से आउटपुट लेयर में जाएंगी। ठीक है, अगर हम हिडन लेयर के नेट इनपुट की बात करें तो नेट जे आपका समेशन i इक्वल टू 1 to n xi vij प्लस bj के इक्वल होगा। हिडन लेयर आउटपुट की बात करें एच जे की, वो आपका एफ नेट जे होगा। आउटपुट लेयर नेट इनपुट की बात करें तो नेट के आपका किसके इक्वल होगा, समेशन जे इक्वल टू 1 to p एंड एच जे डब्ल्यू जे के प्लस बी के, और आपका आउटपुट जो लेयर होगा आउटपुट का वो आपका ओके एफ ऑफ नेट के इक्वल होगा। ठीक है, और यहाँ पे बताया गया है कि एफ ऑफ आपका क्या है, वो आपका एक्टिवेशन फंक्शन है। वो एक्टिवेशन आपका फंक्शन सिग्मोइड हो सकता है, आपका 10H हो सकता है, रेलू एक्टिवेशन फंक्शन होता है, ये सारी चीजें हो सकती हैं। ओके, दूसरा हमारा है बैक प्रोपोगेशन, जिसे हम लोग एरर प्रोपोगेशन भी बोलते हैं। तो इसके अंदर स्टेप नंबर 1 में क्या होगा, कैलकुलेट करेंगे एरर को एट द आउटपुट लेयर, यानी आउटपुट लेयर पे, और यहाँ पे जो आपका एरर टर्म होगा डेल्टा का, वो आउटपुट नोड के इक्वल होगा, जिसमें डेल ऑफ के किसके बराबर होगा, टी ऑफ के माइनस ओ ऑफ के, और डॉट में आपका एफ डॉस एन नेट के होगा, जहां पे टी ऑफ के आपका क्या है, टारगेटेड आउटपुट है। दूसरा स्टेप कैलकुलेट करेंगे एरर को एट द हिडन लेयर, जिसके अंदर एरर टर्म जो है एट द हिडन लेयर जे, वो डेल जे एफ डॉट नेट जे और डॉट समेशन के इक्वल टू 1 to m एंड ब्रैकेट में आपका डेल ऑफ के डॉट डब्ल्यू जे के होगा। ठीक है, स्टेप नंबर 3 में हम अपडेट करेंगे वेट को एंड बेसिस को, और यहाँ पे जो वेट होगा हिडन टू आउटपुट, वो आपका डब्ल्यू जे के न्यू जो होगा वो डब्ल्यू जे के ओल्ड प्लस ईटा ऑफ डेल के एच जे के इक्वल होगा। ठीक है, और यहाँ पे इनपुट टू हिडन लेयर की बात करें तो इसके लिए ये चीजें होंगी, और बेस अपडेट की बात करें तो ये आपका बी जे ओल्ड प्लस ईटा डेल जे, और डॉट में आपका बी के न्यू जो होगा वो आपका किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। और यहाँ पे जो आपका एन टर्म दिख रहा है ना, इसे हम लोग ईटा बोलते हैं, ये लर्निंग रेट होगा जिसका वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगा। ये आपका एक्स आई क्या है, इनपुट है, जे आपका एच जे क्या है, आपका हिडन लेयर आउटपुट है, ओके आपका आउटपुट है जो कि प्रिडिक्टेड है, टी के आपका टारगेटेड आउटपुट है, वी आई जे आपका वेट है फ्रॉम द इनपुट आई टू हिडन जे, और डब्ल्यू जे के आपका वेट है फ्रॉम द हिडन जे टू आउटपुट के, और बी जे और बी के आपका बेसिस है, एफ डैश आपका ड्राइवेशन है ऑफ द एक्टिवेशन फंक्शन। ओके, यहाँ पे ओवरऑल ट्रेनिंग फ्लो दिया गया आपके सामने, इनपुट डेटा होगा, उसके बाद फॉरवर्ड प्रोपोगेशन, फिर आपका कंप्यूट होगा एरर, फिर बैक प्रोपोगेशन, फिर आपका अपडेट होगा जिसमें वेट एंड बैस यूज होंगे, और एरर अगर मिनिमम होगा तो ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अपडेट करेगा फिर यहाँ पे जाएगा। ठीक है ना, अगर हम इसके की पॉइंट की बात करें तो बैक प्रोपोगेशन यूज करता है चेंज करने के लिए रूल को डिफरेंशिएशन के, एंड ये इफिशिएंटली कंप्यूट करता है ग्रेडियंट को फॉर ऑल द वेट, एंड ये काम करता है
वेल यानी बेहतर तरीके से काम करता है मल्टी लेयर फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क के लिए, एंड ये मिनिमाइज करता है एरर को यूजिंग द ग्रेडियंट डिसेंट। अगर हम एप्लीकेशन की बात करें तो ये लार्ज नेटवर्क के लिए यूज होता है, एंड ये रिड्यूस करता है एरर को आइटरेटिवली, एंड ये क्या कर सकता है, कॉम्प्लेक्स नॉन लीनियर रिलेशनशिप को लर्न कर सकता है, एंड ये वाइडली यूज होता है डीप लर्निंग के अंदर। कहाँ कहाँ यूज होता है देखिए, इमेज रिकॉग्निशन के लिए यूज करते हैं, स्पीच रिकॉग्निशन के लिए यूज करते हैं, पैटर्न के क्लासिफिकेशन के लिए यूज करते हैं, मेडिकल डायग्नोसिस के लिए यूज करते हैं, और फॉरकास्टिंग के लिए और प्रेडिक्शन के लिए हम इसका यूज करते हैं, और फाइनल एक कंक्लूजन आपके सामने दिया हुआ है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 3 को भी कंप्लीट किया। आई होप क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको समझ में आ गया होगा। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या बोला गया, आप समझिए इसको। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया कि एक्सप्लेन द कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क यानी सीएनएन एंड डिस्कस द कन्वोल्यूशनल पैडिंग स्ट्राइड एंड पुलिंग, एंड पुलिंग के बाद हमें फ्लैटरिंग भी बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हम थोड़ा सा, आप इसकी क्वालिटी को इंक्रीज करिएगा दोस्तों, क्योंकि क्वालिटी को इंक्रीज करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे हम समझते हैं कॉम्बिनेशनल क्या होता है। यहाँ पे दिया गया, आप समझिए, कह रहा है कॉम्बिनेशनल न्यूरल नेटवर्क इज अ टाइप ऑफ डीप न्यूरल नेटवर्क मोस्टली यूज फॉर एनालाइजिंग विजुअल इमेजेस। यानी आपका जो सीएनएन है एक प्रकार का टाइप है डीप न्यूरल नेटवर्क का, जो मोस्टली यूज होते हैं कहाँ पे, एनालाइज करने के लिए विजुअल जो इमेजेस होते हैं उनके लिए, ठीक है। इसी के अंदर पॉइंट कह रहा है कि इट ऑटोमेटिकली एंड एडेप्टिवली लर्न स्पेशियल हायरार्कीज ऑफ फीचर्स फ्रॉम इमेज। यानी जो भी इमेजेस हैं उन इमेजेस से ये भी जो होता है वो चीजों को अडेप्ट कर लेता है, यानी जो भी उसके पैटर्न्स होते हैं ऑटोमेटिकली उनको समझ लेता है, ठीक है। इसके कुछ पॉइंट दिए गए हैं। सीएनएन जो है वो स्पेसिफिकली डिजाइंड होता है इमेज के डेटा के लिए, एंड ये यूज होता है कॉम्बिनेशनल ऑपरेशन इंस्टेड ऑफ जनरल मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन के लिए, एंड इसके पास फ्यूअर पैरामीटर होता है एज कंपेयर टू फुली कनेक्टेड नेटवर्क, एंड इसके पास हाई एफिशिएंसी होता है और बेहतर एक्यूरेसी होता है, ठीक है। क्लियर है, चलिए। अब सीएनएन का आर्किटेक्चर देखिए, जैसे एक इनपुट इमेज आपका दिया हुआ है जिसमें आपको कुछ टर्म्स दिख रहे होंगे 0 1 के टर्म्स, ये आपका कॉम्बिनेशनल लेयर से होकर गुजरेगा, उसके बाद ये पुलिंग लेयर में जाएगा, फिर फिल्टरिंग में जाएगा, देन उसके बाद आपका फुली कनेक्टेड नेटवर्क यहाँ पे आपको मिलेगा, जो कि आपके सामने इस फॉर्मेट में मिलेगा, और उसके बाद यहाँ पे आपका आउटपुट प्रेडिक्शन होगा। यानी सीएनएन किसके मिलने से बनता है, समझिएगा क्या क्या चीजें मिल रही है कि सीएनएन हमारा बन रहा है। पहला आपका कॉम्बिनेशनल हो रहा है, फिर एक्टिवेशन फंक्शन जिसके अंदर रिलू, फिर पुलिंग, फिर फ्लटरिंग, फिर फुली कनेक्टेड, देन आपका आउटपुट। तो इतना स्टेप हो रहा है इसके अंदर, और ये सारे फिगर्स आपको बनाने हैं, ठीक है। अगर हम एडवांटेजेस की बात करें सीएनएन की, तो ये ऑटोमेटिकली एग्जैक्ट करता है फीचर्स को, एंड ये वर्क करता है बेहतर तरीके से विद द लार्ज इमेजेस, यानी बड़े बड़े इमेजेस के साथ आसानी से ये काम कर सकता है। जो आपके ट्रांसलेशन होते हैं वो इनवेरिएंट होते हैं ड्यू टू द वेट शेयरिंग, एंड ये रिक्वायर करता है काफी कम पैरामीटर्स को, और ये हाई एक्यूरेसी कैरी करता है इन द इमेज क्लासिफिकेशन टास्क, ओके। चलिए, पहला इसके अंदर हमारा क्या है, कॉम्बिनेशनल क्या होता है, तो कह रहा है कॉम्बिनेशनल इज द कोर ऑपरेशन इन सीएनएन। यानी ये सीएनएन का एक कोर ऑपरेशन होता है जिसका हम यूज करते हैं एक्सट्रैक्ट करने के लिए फीचर्स को फ्रॉम द इनपुट इमेज यूजिंग अ स्मॉल मैट्रिक कॉल्ड द फिल्टर और कर्नल। यानी फिल्टर और कर्नल को परफॉर्म करने के लिए इमेजेस में हम इसका यूज करते हैं। तीसरा पॉइंट इसके अंदर कह रहा है कि द फिल्टर स्लाइड ओवर द इमेज एंड परफॉर्म्स एलिमेंट वाइज मल्टीप्लीकेशन एंड सम। यानी जो फिल्टर स्लाइड होगा इमेजेस के अकॉर्डिंग वो परफॉर्म करेगा एलिमेंट वाइज, और मल्टीप्लीकेशन और सम इसके अंदर काम करेगा। जैसे यहाँ पे इनपुट देखिए 5x5 का इनपुट दिया गया इनपुट इमेज का, तो यहाँ पे कर्नल 3x3 का यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे आप आफ्टर अप्लाइंग द कॉम्बिनेशनल आपका कुछ इस प्रकार से फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आपको बस फिगर बना लेना है। दूसरा हमारा है पैडिंग। पैडिंग जो है एक प्रकार का प्रोसेस है जिससे हम ऐड करते हैं एक्स्ट्रा पिक्सल्स को अराउंड द बॉर्डर ऑफ द इनपुट इमेज, यानी जो भी इमेज है उसके अकॉर्डिंग जो भी एक्स्ट्रा पिक्सल्स हमें ऐड करने होते हैं उसके लिए हम पैडिंग का यूज करते हैं, और ये मदद करता है कंट्रोल करने के लिए स्पेशियल साइज ऑफ आउटपुट को, ठीक है। अगर हम टाइप की बात करें तो वैलिड पैडिंग आता है जिसके अंदर कोई भी पैडिंग नहीं होता। उसके बाद आपका आता है सेम पैडिंग जिसमें आउटपुट साइज के अकॉर्डिंग चीजें होंगी और ये सेम रहेगा। फुल पैडिंग ये मैक्सिमम पैडिंग होता है, ठीक है। और इसका एग्जांपल भी आपके सामने दिया गया, आप इसको देख सकते हैं। स्ट्राइड की बात करें तो स्ट्राइड आपका नंबर ऑफ पिक्सल्स होते हैं बाय विच द फिल्टर मूव्स, यानी जिनके द्वारा फिल्टर मूव होते हैं अक्रॉस द इनपुट, यानी इनपुट के अक्रॉस फिल्टर्स क्या होते हैं, मूव होते हैं। और ये कंट्रोल करता है स्पेशियल साइज को ऑफ द आउटपुट फीचर्स मैप। एंड यहाँ पे कह रहा है कि स्ट्राइड इक्वल टू 1, यानी यदि स्ट्राइड आपका 1 रहा तो मूव करेगा एक पिक्सल एट ए टाइम, यानी एक समय पे एक ही पिक्सल में मूव करेगा। अगर स्ट्राइड 2 रहा तो एक समय पे 2 पिक्सल्स मूव करेंगे, ठीक है। और इसके एग्जांपल भी आपके सामने दिए गए, आप इस फिगर को समझ सकते हैं। अगला हमारा आता है पुलिंग। पुलिंग इसका यूज किया जाता है रिड्यूस करने के लिए स्पेशियल साइज को, यानी हाइट एंड वेट को हम जो फीचर्स मैप होते हैं उनके साइजेस को रिड्यूस करने के लिए इसका यूज करते हैं।
एंड ये रिड्यूस करता है कंप्यूटेशन एंड कंट्रोल ओवरफिटिंग को। कॉमन टास्क टाइप्स की बात करें तो मैक्स पूलिंग होता है और एवरेज पूलिंग होता है, और इसका भी आपके सामने फिगर एग्जांपल दिया गया है। फ्लैटरिंग की बात करें तो फ्लैटरिंग कन्वर्ट करता है 2D 3D फीचर्स को इनटू द 1D वेक्टर, और ये वेक्टर जो होता है वो प्रोवाइड करता है कि इनपुट को टू फुली कनेक्टेड लेयर। जैसे आप यहाँ पे देखिएगा 2x2x3 का यहाँ पे दिया गया है, चैनल 1 2 3, और ये सारी चीजें जुड़ के आपस में मिल गई है कि नहीं? बिल्कुल। यहाँ पे CNN का समरी दिया गया है। अगर हम इसके एप्लीकेशन की बात करें तो इमेज के क्लासिफिकेशन के लिए, जैसे बताना है कि कोई इमेज कैट का है तो उसका क्लासिफिकेशन कैसे होगा, डॉग का है कैसे होगा, कार का है कैसे होगा। फेस को रिकॉग्नाइज करने के लिए यूज होता है, ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है। उसके बाद हैंड रिटन डिजिट जो आपके रिकॉग्निशन होते हैं उनके लिए यूज होता है। मेडिकल इमेज एनालिसिस के लिए यूज होता है। उसके बाद ऑटोनोमस व्हीकल्स के अंदर इसके यूज होते हैं, और फाइनल कंक्लूजन दिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है कि व्हाट इज ट्रांसफर लर्निंग। ट्रांसफर लर्निंग क्या है एंड एक्सप्लेन इट्स एडवांटेजेस, एप्लीकेशन एंड रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स, यानी इसके एडवांटेजेस, एप्लीकेशन और इसके रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स आपको बताने हैं। ठीक है, तो चलिए, कह रहा है कि ट्रांसफर लर्निंग क्या है। कह रहा है कि ट्रांसफर लर्निंग इज अ मशीन लर्निंग टेक्निक वेयर अ मॉडल डेवलप फॉर अ टास्क इज रीयूज्ड एज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर अ मॉडल ऑन अ सेकेंड टास्क। यानी जो आपका ट्रांसफर लर्निंग है एक प्रकार का मशीन लर्निंग टेक्निक है जहां पे आपका जो मॉडल है वो डेवलप्ड होता है टास्क के लिए, जो रिड्यूस होता है एट अ स्टार्टिंग पॉइंट मॉडल के लिए फॉर द सेकेंड टास्क। ठीक है, और ये क्या करता है ट्रांसफर लर्निंग। ट्रांसफर लर्निंग मतलब क्या? ट्रांसफर करना, समझ रहे हैं आप लोग? तो ये मदद करता है इंप्रूव करने के लिए लर्निंग एक्यूरेसीज को, रिड्यूस करता है ट्रेनिंग टाइम को, एंड जब आपका डेटा टास्क न्यू हो, लिमिटेड डेटा हो, उसके लिए भी ये काम करता है। ठीक है, की आइडिया की बात करें, लर्न वंस यूज मेनी टाइम, यानी एक बार सीख लेना और बार बार उसको यूज करना। ठीक है ना? नॉलेज गेन फ्रॉम वन प्रॉब्लम एंड इज अप्लाई टू द डिफरेंट बट रिलेटेड प्रॉब्लम, यानी अगर मान लीजिए एक प्रॉब्लम से हमने चीजों को सीख लिया तो उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आएगी हम उनको आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे हमने मैथ्स में कोई कंसेप्ट सीख लिया तो उस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग कोई सवाल आएगा तो हम उसको बना सकते हैं ना। सेम वही फंडामेंटल यहाँ पे है। अब आता है कि हाउ डज ट्रांसफर लर्निंग वर्क, ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले सोर्स टास्क जो होगा, जो कि एक लार्जर डेटा सेट होंगे, वो एक प्री ट्रेंड मॉडल में जाएंगे, समझ रहे हैं, जिसमें लर्न करेगा नॉलेज और ये ट्रांसफर करेगा इसको एक स्मॉल डेटा सेट में जो कि टारगेटेड टास्क होगा। और उसके बाद एक न्यू मॉडल बनेगा जो कि फाइन आपका ट्यून्ड होगा, यानी मॉडल इज फाइन ट्यून्ड ऑन ए स्मॉल डेटा सेट फॉर द टारगेट टास्क। ओके, और यहाँ पे कह रहा है कि द मॉडल लर्न्स जनरल फीचर्स फ्रॉम द सोर्स टास्क एंड अडॉप्ट दोज फीचर्स टू परफॉर्म द टारगेट टास्क इफेक्टिवली, यानी जो मॉडल जो आपके कह सकते हैं मॉडल है वो लर्न करेंगे जनरल फीचर्स को सोर्स टास्क से, और ये अडॉप्ट करेगा इन फीचर्स को परफॉर्म करने के लिए टारगेटेड टास्क को इफेक्टिवली। ओके, अगर हम एडवांटेजेस की बात करें ट्रांसफर लर्निंग की, तो ये रिड्यूस करता है टाइमिंग ट्रेनिंग टाइम को, ये रिक्वायर करता है कम डेटा को फॉर द टारगेट टास्क, एंड ये इंप्रूव करता है मॉडल के परफॉर्मेंस को एंड एक्यूरेसी को, ये यूटिलाइज करता है प्री ट्रेन्ड मॉडल्स को और सॉल्व करता है रिसोर्सेज को, ये मदद करता है सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम को ऑफ ओवरफिटिंग, जहां पे आपका डेटा जब आपका लिमिटेड हो तब। ठीक है, एंड ये इफेक्टिव होता है फॉर द डीप लर्निंग मॉडल, और ये क्या कर सकता है अप्लाइड हो सकता है वाइड रेंज ऑफ टास्क के लिए। ठीक है, अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें यहाँ पे आपके सामने वो भी दिया गया है, लेकिन फिलहाल हम लोग फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं टाइप ऑफ ट्रांसफर लर्निंग। तो पहला आपका आता है फीचर एक्सट्रैक्शन, यहाँ पे सोर्स डेटा प्री ट्रेंड मॉडल के पास जाएगा, उसके बाद टारगेटेड डेटा के पास जाएगा। ठीक है, और ये आपका एक ट्रेंड होगा जो कि न्यू क्लासिफायर के अकॉर्डिंग काम करेगा, जिसमें आपका एसवीएम एंड सॉफ्ट मैक्स आता है। ठीक है, बी पार्ट हमारा है फाइन ट्यूनिंग, जिसके अंदर प्री ट्रेंड मॉडल होगा, उसके बाद फर्दर ट्रेनिंग ऑन टारगेट डेटा एंड देन आफ्टर अपडेट मॉडल। ओके, उसके बाद डोमेन एप्लीकेशन होगा जिसके अंदर सोर्स डोमेन होगा, उसके बाद एप्लीकेशन प्रोसेस, देन आपका टारगेट जो आपका डोमेन है वो मिलेगा। ठीक है ना। 5 हमारा है पॉपुलर प्री डिफाइंड मॉडल दिए गए हैं, जैसे यहाँ पे मॉडल है, ये बताया गया किसके द्वारा डेवलप किया गया है, किस लिए यूज होता है, और इसके एग्जाम्पल दिए गए हैं। जैसे इमेज नेट मॉडल की बात करें तो वेरियस, जैसे गूगल द्वारा इसको डेवलप किया गया है इमेज टास्क के लिए, इसके अंदर रेसनेट, वीजीजी एंड इंसेप्शन आते हैं। बीरेट की बात करें तो ये गूगल के द्वारा डेवलप किया गया है, इसके अंदर एनएलपी टास्क, ये बेसिकली टास्क क्लासिफिकेशन एंड ईएनईआर के लिए यूज होता है। ठीक है, जीपीटी की बात करें तो ये ओपन एआई द्वारा डेवलप किया गया है टेक्स्ट जनरेशन के लिए, जैसे चार्टबोर्ड एंड कंटेंट राइटिंग है ये। मोबाइल नेट की बात करें तो गूगल के द्वारा डेवलप किया गया है फॉर द मोबाइल विजन एंड ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के लिए। ठीक है, एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज होता है, तो इमेज क्लासिफिकेशन के लिए हम इसका यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट एंड रिकॉग्नाइज करने के लिए इसका यूज करते हैं, न्यूरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के लिए यूज करते हैं, स्पीच रिकॉग्निशन के लिए यूज करते हैं, मेडिकल इमेज एनालिसिस के लिए यूज करते हैं,
सेंटिमेंट एनालिसिस के लिए, ऑटोनोमस व्हीकल्स के लिए, रिकमेंडेशन सिस्टम के लिए हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे रियल वर्ल्ड एग्जांपल दिया गया, जैसे यूज अ प्री ट्रेंड लैंग्वेज मॉडल लाइक ब्रेट एंड जीपीटी फॉर डिफरेंट एनएलपी टास्क, यानी हम आज के दौर पे चैट जीपीटी भी यूज कर रहे हैं, अलग अलग टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज कर रहे हैं, ये भी चीजें चैट जीपीटी के माध्यम से ही बनी है। तो ये आपका रियल वर्ल्ड एग्जांपल है। दूसरा आपका है मोबाइल ऐप यूज प्री ट्रेंड मॉडल फॉर ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, यानी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए हम कुछ मोबाइल एप्लीकेशन का भी यूज करते हैं। मेडिकल इमेजिंग यूज ट्रांसफर लर्निंग फॉर द डिजीज डिटेक्शन, यानी जो भी बीमारी है उन बीमारी को फाइंड आउट करने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। सेल्फ ड्राइविंग कार यूज करता है प्री ट्रेंड मॉडल को फॉर द ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, ठीक है। और इस तरीके से फाइनली आपका लास्ट में कंक्लूजन दिया गया है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हुआ। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक्सप्लेन द आरएनएन, यानी रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क क्या होता है, कंपेयर करता है आरएनएन और सीएनएन, और उसके एप्लीकेशन को भी हमें बताने हैं, ठीक है। कंपेयर भी करना है और उसके एप्लीकेशन के बारे में बताना भी है। तो कह रहा है कि आरएनएन रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क इज द टाइप ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क डिजाइंड फॉर सीक्वेंशियल डेटा, यानी ये सीक्वेंशियल डेटा के लिए डिजाइंड होता है आरएनएन जो है। एंड इसके पास एक कनेक्शन होता है जो क्या होता है, फॉर्म अ साइकिल, यानी जो साइकिल बनाता है, अलाउ करता है इन्फॉर्मेशन को परसिस्ट करने के लिए, ठीक है। एंड ये यूज होता है एक इंटरनल मेमोरी के अकॉर्डिंग टू प्रोसेस द करंट इनपुट, ओके। दूसरा हमारा आता है आर्किटेक्चर ऑफ आरएनएन। आर्किटेक्चर दिया गया जैसे एच नॉट आपका इनिशियल हिडन लेयर है, उसके बाद S2 S3 अप टू ST आपका जो होगा XT के अकॉर्डिंग। तो XT आपका इनपुट है एट द टाइम स्टेप T, ST आपका हिडन स्टेट है एट द टाइम स्टेप T, YT आपका आउटपुट है एट द टाइम स्टेप T, ओके। तीसरा हमारा आता है हाउ आरएनएन वर्क्स, यानी आरएनएन कैसे काम करता है। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि एट ईच टाइम स्टेप टी, यानी हर एक टाइम स्टेप टी पे जो आपका करंट इनपुट XT है वो प्रीवियस हिडन स्टेट HT-1 का यूज करेगा कंप्यूट करने के लिए करंट हिडन लेयर पे। यानी कहने का मतलब क्या है कि आगे फॉरवर्ड करने से पहले पीछे वाले पॉइंट पे ध्यान देना जरूरी है, यही आपका पॉइंट है। और जो हिडन स्टेट है कंटेन करेगा इन्फॉर्मेशन को अबाउट द प्रीवियस इनपुट, एंड जो आपका आउटपुट y है वो जनरेट होगा फ्रॉम द करंट हिडन स्टेट। एंड ये जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूअसली सारे टाइम स्टेप के अकॉर्डिंग काम करेगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल भी दिया गया, इक्वेशन दिया गया है, st का दिया गया f ऑफ wx xt प्लस wh st-1 प्लस bh, और yt आपका दिया है g ऑफ wy st प्लस by, जहां पे आपका wx wh wy आपके वेट मैट्रिसेस हैं, bh by आपका क्या है, आपका बेस मैट्रिक्स है, f और g आपका एक्टिवेशन फंक्शन है, 10s सिग्मोइड या फिर रिलो हो सकता है, ठीक है। अगर हम टाइप की बात करें आरएनएन की तो 1 to 1 होता है, जिसके अंदर सिंगल इनपुट एंड प्रोड्यूस करेगा सिंगल आउटपुट को, जैसे इमेज का क्लासिफिकेशन है और इसका फिगर भी दिया गया है। 1 to many की बात करें, इसके अंदर सिंगल इनपुट होगा और ये मल्टीपल आउटपुट को प्रोवाइड करेगा, जैसे इमेज कैप्शन जनरेशन, ठीक है, और यहाँ पे दिया गया है। तीसरा हमारा मेनी टू मेनी, जिसके अंदर मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट होंगे, जैसे आपका सेंटिमेंट क्लासिफिकेशन हो गया। मेनी टू मेनी की बात करें, यहाँ पे सॉरी 1 आउटपुट हो गया। मेनी टू मेनी में क्या होंगे, बहुत सारे इनपुट बहुत सारे आउटपुट, और जैसे कि मशीन ट्रांसलेशन हो गया, ओके। अब आता है एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज होते हैं, तो न्यूरल लैंग्वेजेस के लिए, और जैसे कि टेक्स्ट को जनरेट करना हो गया, लैंग्वेज मॉडलिंग के लिए हम इसका यूज करते हैं, मशीन ट्रांसलेशन के लिए, स्पीच को रिकॉग्नाइज करने के लिए, हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन के लिए हम इसका यूज करते हैं, टाइम सीरीज फॉरकास्टिंग के लिए यूज करते हैं, वीडियो एक्टिविटी रिकॉग्निशन के लिए, सेंटीमेंट एनालिसिस के लिए, या फिर चैटबॉट एंड वर्चुअल असिस्टेंट के लिए हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। और अगला हमारा कंपेयर है सीएनएन एंड आरएनएन के बीच में। तो ये डिफरेंस आप देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली एग्जामिनेशन में दोस्तों पूछे जाते हैं, ओके। उसके बाद आपके की पॉइंट्स दिए गए हैं और बताया गया कंक्लूजन फाइनल क्या आपको याद रखना है। तो ये सारी चीजें आपको ऐड करनी है क्वेश्चन अगर जिस तरीके से पूछ रहा है तो, ठीक है। वीडियो को लाइक भी करते चलिए और कमेंट में बताइए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके, है कि नहीं। अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 7, जो कि आपका एक्सप्लेन द रेनफोर्समेंट लर्निंग एंड व्हाट आर एजेंट, एनवायरमेंट, रिवॉर्ड, पॉलिसी एंड मार्क ऑफ डिसीजन प्रोसेस। यानी रेनफोर्समेंट लर्निंग क्या है और एजेंट क्या होते हैं, रिवॉर्ड क्या होते हैं, एनवायरमेंट क्या होते हैं, पॉलिसी एंड मार्क ऑफ डिसीजन प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। तो रेनफोर्समेंट लर्निंग तो हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था टाइप ऑफ मशीन लर्निंग में, तो वही चीजें हैं। ये आपका एक प्रकार का टाइप ऑफ मशीन लर्निंग है जहां पे एजेंट लर्न करता है डिसीजन को लेने के लिए बाय इंटरेक्टिंग विद एन एनवायरनमेंट, एंड ये जो एजेंट है वो टेक करता है एक्शन को एंड रिसीव करता है रिवॉर्ड एंड पेनल्टीज को, एंड लर्न करता है पॉलिसी को जो मैक्सिमाइज करता है टोटल कम्यूटेटिव रिवॉर्ड को टाइम के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे की आइडिया भी दिया गया है, लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस बाय ट्रायल एंड एरर, यानी बार बार हम गलतियों से ही सीखते हैं, समझ रहे हैं। तो ये गलतियों से सीखने का प्रोसेस ही इसके अंदर आता है, वही चीजें यहाँ पे दी गई हैं।
अगर हम गलती नहीं करेंगे हम सीखेंगे नहीं। दूसरा हमारा आता है आरएल इंटरेक्शन, जिसमें एजेंट एंड रिवॉर्ड है। जैसे एजेंट आप देख सकते हैं जिसमें आपका लर्नर डिसीजन मेकर हो सकता है, एनवायरमेंट में आपका एवरीथिंग आउटसाइड द एजेंट, एजेंट के आउटसाइड जो भी चीजें हैं वो एनवायरमेंट के अंदर आएंगी। अगर आपका एक्टिवेशन फंक्शन एटी काम करेगा सही तरीके से तो रिवॉर्ड मिलेगा, स्टेट काम करेगा तो ये आपको फिगर बना लेना है। एस टी आपका स्टेट है एट द टाइम टी पे, एटी आपका एक्शन टेकन है, आरटी आपका रिवॉर्ड रिसीव है, एस टी प्लस वन आपका नेक्स्ट स्टेट है। ओके, तो ये आपके सामने कुछ पॉइंट भी दिए गए हैं। अगर हम की कंपोनेंट की बात करें तो एजेंट की बात करें तो ये लर्नर और डिसीजन मेकर होते हैं जो टेक करते हैं एक्शन को टू अचीव द गोल। एनवायरमेंट की बात करें तो ये एवरीथिंग होता है जो आउटसाइड द एजेंट होता है, विथ विच द एजेंट इंटरेक्ट, जिसके द्वारा एजेंट इंटरेक्ट होते हैं। स्टेट एस क्या होता है, ये आपका एक सिचुएशन होता है एनवायरमेंट का एक पर्टिकुलर टाइम स्टेप पे। ओके, एक्शन ए आपका एक चॉइस मेड होता है बाय एजेंट फ्रॉम द सेट ऑफ पॉसिबल एक्शन। आर आपका रिवार्ड होता है एक्सकेलर फीडबैक फ्रॉम द एनवायरमेंट आफ्टर एन एक्शन, यानी एक्शन के बाद, एंड इट कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव, यानी ये क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है निगेटिव भी हो सकता है। उसके बाद पॉलिसी की बात करें पाई, तो ये आपका एक स्ट्रेटेजी और फंक्शन होता है जो डिफाइन करता है एजेंट के बिहेवियर को, दैट इज विच एक्शन टू टेक इन अ गिवन स्टेट, यानी कौन सा एक्शन उस गिवन स्टेट में लिया गया है। और एमडीपी आपका एक मैथमेटिकल फ्रेमवर्क होता है जिनका यूज किया जाता है मॉडल करने के लिए आरएल प्रॉब्लम को। ओके, मार्कअप डिसीजन क्या होता है, तो मार्कअप डिसीजन एक प्रकार का मैथमेटिकल मॉडल होता है फॉर आरएल प्रॉब्लम, जहां पे आपका जो नेक्स्ट स्टेट होता है वो डिपेंड करता है केवल करंट स्टेट और एक्शन पे। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ मैथमेटिकल टर्म दिए गए हैं। कह रहा है कि एन मार्कअप डिसीजन प्रोसेस इज डिफाइंड बाय ए टपल्स, यानी जो मार्कअप डिसीजन प्रोसेस है वो 5 टपल्स के द्वारा डिफाइन होते हैं, जिसमें एस ए आर और स्मॉल आर दिया गया है। एस आपका सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल स्टेट है, ए आपका सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल एक्शन है, पी आपका क्या है, पी आपका एस डैश एस और ए है जो कि ट्रांसलेशन प्रोबेबिलिटी है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ मूविंग टू स्टेट एस फ्रॉम द स्टेट एंड आफ्टर टेकिंग एक्शन ए। ओके, एंड आर एस आपका क्या है, रिवॉर्ड फंक्शन है, जो रिवॉर्ड रिसीव होते हैं आफ्टर मूविंग फ्रॉम द स्टेट एस टू एस डैश बाय एक्शन, यानी जो एक्शन परफॉर्म होते हैं उसके अकॉर्डिंग जो रिवॉर्ड मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग ये काम करता है। और ये आपका गामा क्या है, सॉरी ये गामा है, ठीक है ना, गामा है। ये आपका एक डिस्काउंट फोल्डर है जिसमें आपका ये जो वैल्यू होगा वो 0 और 1 के बीच में होगा, और ये इंपॉर्टेंस होता है फॉर द फ्यूचर रिवॉर्ड। ओके, मार्कअप प्रॉपर्टी की बात करें, यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट दिया हुआ है, कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ नेक्स्ट स्टेट डिपेंड ओनली ऑन द करंट स्टेट एंड एक्शन, यानी जो आपका नेक्स्ट स्टेट का जो आपका प्रोबेबिलिटी होता है वो डिपेंड करता है करंट स्टेट और एक्शन पे, वो पास्ट हिस्ट्री पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है ना, पिछली चीजों पे वो ध्यान नहीं देता, जो करंट सिचुएशन है उस पर ध्यान देता है। और उसके अकॉर्डिंग मैथमेटिकल टर्म दिया गया पी ऑफ एस टी प्लस वन एंड स्लैश एस टी कॉमा ए टी, यहाँ पे कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है ऑन द अर्लियर स्टेट। ओके, गोल की बात करें आरएल का, इसका गोल होता है एजेंट को लर्न करना टू एन ऑप्टिमल पॉलिसी पाई स्टार, जो मैक्सिमाइज करता है एक्सपेक्टेड कम्यूलेटिव रिवॉर्ड को। और यहाँ पे फॉर्मूला भी दिया गया है जी टी इक्वल टू आर टी प्लस वन गामा आर टी प्लस टू गामा स्क्वायर आर टी प्लस थ्री एंड अप टू एन टर्म। और यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया गया, आप इसको ऐड करिएगा वहां पे। ठीक है, कहाँ कहाँ यूज होते हैं ये, तो ये आपका गेम प्लानिंग के लिए, सॉरी गेम खेलने के लिए, जैसे चेस हो गया, गो हो गया, अटारी गेम्स हो गए, रोबोटिक्स के लिए, सेल्फ ड्राइविंग कार में, रिकमेंडेशन सिस्टम में, रिसोर्स मैनेजमेंट में, इंडस्ट्रियल कंट्रोल में, फाइनेंस में। ठीक है ना, की पॉइंट भी दिए गए हैं कि आरएल जो है वो लर्न करता है बाय इंटरेक्टिंग विद एनवायरनमेंट, एंड ये रिक्वायर नहीं करता लेबल डेटा को। और आरएल जो है वो बैलेंस करता है एक्सप्लोरेशन को एंड एक्सप्लेनेशन को, एंड इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है मैक्सिमाइज करना लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड को, यानी लंबे समय तक रिवॉर्ड मिलता रहे, इसका ये काम होता है। ठीक है ना, समरी भी इसका दिया गया है, आप इसको देख सकते हैं, और क्विक आपका फॉर्मूला दिया है। ठीक है, तो ये आपका 7वां क्वेश्चन था। नाउ मूव टू द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, जो कि लास्ट क्वेश्चन आपके इंटरफेस पे नजर आ रहा है, जिस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्सप्लेन द डेटा प्री प्रोसेसिंग इन मशीन लर्निंग, यानी डेटा प्री प्रोसेसिंग क्या है मशीन लर्निंग के अंदर, और डिस्कस करना है डेटा नॉर्मलाइजेशन को एंड डेटा ऑगमेंटेशन को एंड हैंडलिंग मशीन वैल्यू को और फीचर स्केलिंग को। ठीक है, तो सारी चीजें यहाँ पे दी गई है, थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी को इंप्रूव करिएगा आप, क्योंकि चीजें थोड़ी सी छोटी हैं। ठीक है ना, तो डेटा प्री प्रोसेसिंग एक प्रकार का प्रोसेस होता है जो कन्वर्ट करता है न्यू डेटा को एक क्लीन, कंसिस्टेंट एंड यूजफुल फॉर्मेट में बिफोर फीडिंग इट टू अ मशीन लर्निंग मॉडल। कहने का मतलब क्या है कि आपको पता है जो भी डेटा हमें मिलती है वो एक अनस्ट्रक्चर फॉर्मेट में मिलती है, तो डेटा प्री प्रोसेसिंग होता है वो उस अनस्ट्रक्चर फॉर्मेट की डेटा को एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है, उसके बाद मशीन लर्निंग मॉडल के पास भेजता है। ठीक है ना, एंड गुड प्री प्रोसेसिंग इंप्रूव द मॉडल एक्यूरेसी, अगर हम बेहतरीन प्री प्रोसेसिंग करेंगे तो हमारा एक्यूरेसी भी काफी बेहतर होगा, ये रिड्यूस करेगा ट्रेनिंग टाइम को और मदद करेगा एक बेहतर जनरलाइजेशन के लिए। आखिर इसकी जरूरत क्यों होती है, नीड क्या है आखिर इसका, नीड भी आपके सामने दिया गया है, कह रहा है कि रियल वर्ल्ड डेटा इज ऑफन नॉइजी, इनकम्प्लीट एंड
इनकंसिस्टेंट, मतलब आपको पता है कि जो भी रियल वर्ल्ड डेटा होते हैं वो एक सही फॉर्मेट में नहीं होते, उसके साथ बहुत सारी इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन वो होती है, नॉइजी चीजें वही होती हैं, है कि नहीं। और अगर हम प्री प्रोसेसिंग करेंगे तो उससे जो डेटा का क्वालिटी है वो भी इंप्रूव होगा, जो इफिशियंसी है लर्निंग एल्गोरिथम का वो इंक्रीज होगा, ओवरफिटिंग जो है वो रिड्यूस होगा और कंप्यूटेशनल टास्क जो है वो भी कम होगा। और ये मदद करेगा मॉडल को लर्न करने के लिए पैटर्न्स को इफेक्टिवली, है कि नहीं। स्टेप दिए गए हैं कि डेटा प्री प्रोसेसिंग कैसे होगा। सबसे पहले हम डेटा को कलेक्ट करेंगे ना, जो भी रॉ डेटा को कलेक्ट करेंगे, उसके बाद डेटा का क्लीनिंग करेंगे, फिर उसके बाद हम हैंडल करेंगे मिसिंग वैल्यूज को, देखेंगे क्या कहीं कुछ मिसिंग वैल्यूज तो नहीं है डेटा के अंदर। उसके बाद उसका नॉर्मलाइजेशन करेंगे, उसके बाद हम डेटा ऑगमेंटेशन करेंगे, फिर हम फीचर्स एक्सटेंडिंग करेंगे, देन उसके बाद हम प्री प्रोसेस करेंगे डेटा को, ठीक है। थर्ड हमारा है डेटा नॉर्मलाइजेशन। तो यहाँ पे कह रहा है कि नॉर्मलाइजेशन स्केल द डेटा और टू अ फिक्स्ड रेंज, यानी ये फिक्स्ड रेंज के अकॉर्डिंग स्केल करता है, जिसमें आपका यूजुअली 0 और 1 यूज होता है। एंड इट इज यूजफुल व्हेन द डेटा डज नॉट फॉलो द गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन और व्हेन वी डोंट नो द डिस्ट्रीब्यूशन, यानी ये यूजफुल होता है जब आपका जो आपका फॉर्मेशन है गैसियन डिस्ट्रीब्यूशन को यूज नहीं करता और जब हमारे पास हम नहीं जानते डिस्ट्रीब्यूशन क्या है उस कंडीशन में। मिनिमम मैक्सिमम नॉर्मलाइजेशन स्केलिंग की बात करें तो एक्स टैक्स जो होता है वो एक्स माइनस एक्स मिनिमम अपॉन एक्स मैक्सिमम माइनस एक्स मिनिमम के इक्वल होगा, जहां पे एक्स आपका ओरिजिनल वैल्यू होगा, एक्स मिनिमम आपका मिनिमम वैल्यू होगा फीचर्स का, एक्स मैक्सिमम आपका मैक्सिमम वैल्यू होगा फीचर्स का, और एक्स डैश आपका एक नॉर्मलाइज वैल्यू होगा जिसका रेंज 0 से 1 के बीच में होगा, ठीक है। और यहाँ पे इसके एग्जांपल्स भी दिए गए हैं, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। और ये यूज होता है न्यूरल नेटवर्क के लिए, केएनएन के लिए, एसवीएम के लिए, ग्रेडियंट डिसेंट के लिए। फोर्थ हमारा है डेटा ऑगमेंटेशन। तो डेटा ऑगमेंटेशन जो है वो इंक्रीज करता है साइज ऑफ ट्रेनिंग डेटा को बाय द क्रिएटिंग द मॉडिफाइड कॉपीज ऑफ एग्जिस्टिंग डेटा, यानी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटाज हैं उनके कॉपीज को मॉडिफाई करने में ये मदद करता है। और ये यूज होता है इमेज के अंदर, टेक्स्ट के अंदर एंड स्पीच डेटा के अंदर। जैसे एग्जांपल देखिए, ओरिजिनल इमेज आपका ये है, रिलेशन आपका ये दे दिया गया, हॉरिजॉन्टल फ्लिप आपका दे दिया गया, उसके बाद जूम इन दे दिया गया, समझ रहे हैं आप लोग, ब्राइटनेस चेंज किया गया, ट्रांसलेशन शिफ्ट किया गया, इसको शेयर किया गया, ऐड किया गया नॉइस को, तो ये चीजें हैं। बेनिफिट इसका ये कि ये इंप्रूव करेगा मॉडल के जनरलाइजेशन को, ये रिड्यूस करेगा ओवरफिटिंग को, और ये मदद करेगा जब डेटा आपका लिमिटेड है तब। ये कहाँ यूज होता है, इमेज के क्लासिफिकेशन के लिए, ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए, इसको स्पीच को रिकॉग्नाइज करने के लिए, एनएलपी के लिए, इन चार चीजों के लिए, ठीक है। हैंडलिंग मिसिंग वैल्यू, कह रहा है कि मिसिंग वैल्यू अकर व्हेन सम डेटा पॉइंट आर नॉट अवेलेबल, यानी मिसिंग वैल्यू कब अकर होता है, जब कुछ डेटा वैल्यूज हमें नहीं मिलती, अवेलेबल नहीं रहती, एंड दे कैन डिग्रेड द मॉडल परफॉर्मेंस, यानी ये क्या कर सकता है, मॉडल परफॉर्मेंस को डिग्रेड कर सकता है, कम कर सकता है। तो इसके लिए हम डिलीटिंग मिसिंग वैल्यू का यूज करेंगे, जिससे कि हम मिसिंग वैल्यू को डिलीट ही कर देंगे, या फिर हम मीन मीडियम मोड का यूज करेंगे, या फिर हम फॉरवर्ड फिल बैकवर्ड फिल का यूज करेंगे, जो रिप्लेस करेगा मिसिंग वैल्यू को विद द प्रीवियस फॉरवर्ड फिल और द नेक्स्ट बैकवर्ड फिल। एंड इंटरपोल्यूशन क्या होगा, ये एस्टिमेट करेगा मिसिंग वैल्यू को यूजिंग द लीनियर और पॉलिनोमियल इंटरपोल्यूशन। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, यहाँ पे कुछ आपके क्वेश्चन मार्क के सिंबल दिख रहे हैं, तो इसको रिमूव कर दिया गया है, केवल इसमें आईडी, एज और सैलरी बता दिया गया है जो कि आपके सामने है, और कुछ चीजों को रिमूव कर दिया गया है। समरी टेबल आपके लास्ट में यहाँ पे दिया गया है। लेकिन फीचर स्केलिंग की हम बात करें तो फीचर स्केलिंग एक प्रकार का ट्रांसफॉर्म करता है डेटा को टू हैव मीन जीरो, जिसके पास मीन जीरो होता है और जो स्टैंडर्ड डेविएशन 1 कैरी करता है। एंड ये यूजफुल होता है जब डेटा आपका फॉलो करता है किसको, गैसियन डिस्ट्रीब्यूशन को, ठीक है। यहाँ पे एक जेड स्कोर स्टैंडर्डाइजेशन का फॉर्मूला यूज होता है, जिसमें जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, जहाँ पे एक्स आपका ओरिजिनल वैल्यू, म्यू आपका मीन ऑफ फीचर्स होता है, अल्फा सिग्मा आपका क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, और जेड आपका स्केल वैल्यू होता है, ठीक है। और यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया गया, आप इसको देख सकते हैं। अदर प्री प्रोसेसिंग टेक्निक दिए गए जैसे आउटलायर डिटेक्शन एंड रिमूवल, फीचर एक्सटेंडिंग एंड फीचर्स ट्रांसलेशन, डेटा बाइंडिंग, डायमेंशनलिटी रिडक्शन, ये सारी चीजें हैं। और यहाँ पे एक समरी टेबल भी दिया गया है। एडवांटेज बताया गया कि ये एक्यूरेसी और परफॉर्मेंस को रिमूव क्या करता है, इंप्रूव करता है मॉडल के, एंड ये रिड्यूस करता है ट्रेनिंग टाइम को एंड कंप्यूटेशनल कॉस्ट को, और ये मदद करता है बेटर कंकरेंस एल्गोरिथम के लिए, और ये हैंडल करता है नॉइजी मिसिंग एंड इनकंसिस्टेंट डेटा को, और ये इंक्रीज करता है जनरलाइजेशन एंड रिड्यूस करता है ओवरफिटिंग को, ठीक है। कहाँ यूज होता है, तो वही चीजें दी गई हैं, और सारी चीजें लगभग सेम ही एप्लीकेशन पे काम करती हैं, और फाइनल कंक्लूजन दिया गया है। तो इस तरीके से हम लोगों ने मशीन लर्निंग के वन शॉट वीडियो के माध्यम से 8 क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया। आई होप ये सारी चीजें आपके लिए बहुत फायदेमंद होंगी और आपको चीजें समझ में आई हुई होंगी। और साथ ही साथ अगर आपने इसका नोट्स एक्सेस नहीं किया तो टेलीग्राम के माध्यम से डायरेक्टली नोट्स को एक्सेस करिए, वीडियो को लाइक करिए, सपोर्ट दिखाइए, प्यार दिखाइए इस वीडियो को अच्छा खासा, ताकि जल्दी हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट के रिगार्डिंग वीडियो आप तक पहुंचा सके। मिलते हैं दोस्तों ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।